सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आइए, तो आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस की क्लास चल रही थी। इसमें हम सूक्ष्म जीवों का संसार पढ़ रहे थे, वर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंतर्गत हमने जीवाणुओं के बारे में पढ़ चुके हैं, विषाणुओं के बारे में पढ़ चुके हैं और अब आज शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। शैवालों का हमारे जीवन में यानी कि सभी जीवों के रूप जितने भी जीव हैं अब तक, इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। कैसे है? क्योंकि भाई एक कहानी सुन लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सर्वप्रथम जब ये पृथ्वी आग का गोला रही होगी कभी, उसके बाद इस पर बारिश हुई होगी, ये ठंडे हुए होंगे, उनके बाद क्या हुआ। शैवाल हैं क्या, पहले देखते हैं। शैवाल जो काई होती है भाई, शैवाल सभी लोगों ने देखा होगा। काई ये ज़्यादातर बरसात में या तालाबों में, बरसात में तो ऐसे नॉर्मल जगहों पर भी दिखने लगते हैं हमें, घर के बाहर या फिर जहाँ थोड़ा सी नमी हुई वहाँ पे दिखने लगती है काई। तो वही काई जो है वही है शैवाल। कहाँ पाए जाएंगे? तालाबों में अक्सर देखे होंगे आप लोग, और समुद्रों में ये सब पाए जाते हैं। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी एक आग का गोला रही होगी सर्वप्रथम, उसके बाद इस पर बारिश हुई, इसका टेम्परेचर कम हुआ, तो जब पानी भर गया तो सबसे पहले क्या आया? शैवाल। शैवाल का क्यों आएंगे? क्योंकि जहाँ पानी होते हैं वहाँ शैवाल आ जाते हैं कुछ दिनों बाद, जैसे तालाबों में अभी बताया ना। तो फिर भाई इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक वर्णहरिम। और क्लोरोफिल का क्या काम है ये आप पहले भी जान चुके हैं, निचली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में। तब सूर्य के प्रकाश में इन्होंने अपना भोजन बनाया होगा, तो बदले में क्या दिया होगा हमें? हम लोगों को ऑक्सीजन मिली होगी। तो जब पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन मिली वो सब शैवालों के कारण मिली। ठीक है, कैसे मिली? क्योंकि इनमें पर्णहरिम नामक जो क्लोरोफिल पाया जाता था, तो उस सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकले, मतलब ग्रहण करेंगे जो होंगे, और बदले में हमें क्या मिलेंगे? या समस्त जीवधारियों को और हमारी पृथ्वी को पहली बार मिला ऑक्सीजन। तो इन्हें कहते हैं ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत। हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत जो है वो शैवाल है, मतलब ज़्यादा अधिकतर। तो शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। इनका अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, इनका अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर जलीय पौधे शैवाल होते हैं। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर जलीय पौधे शैवाल होते हैं। इनमें पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इनमें पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है। अभी बताएं वो वाली स्टोरी, वो कहानी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जगह जगह पे आपको याद आएगी तो सारा सवाल ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक, प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर जलीय पौधे शैवाल होते हैं। इनमें पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है। अब जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि ये स्वपोषी होंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जिनमें होता है वो स्वपोषी ही होंगे, वो अपना भोजन स्वयं प्रदान कर लेंगे खुद को, मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ से एक पॉइंट निकल रहा है। अगर जैसे इसमें लिखा है इनमें पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है, तो दूसरी लाइन आप अपने मन से लिख सकते हैं कि ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं। वही बात आई, अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो स्वपोषी होंगे ही। आकार सूक्ष्म से 7 मीटर तक, इनका आकार जो है वो सूक्ष्म से 7 मीटर तक हो सकता है। ठीक, अब दो ऐसे जीवों के नाम शैवालों के नाम याद कर लेंगे भाई, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शैवाल जगत में सबसे छोटे और बड़े हैं। ठीक है, तो एसिटाबुलेरिया जो नामक शैवाल है वो शैवाल जगत का सबसे छोटा शैवाल है। ठीक है, माइक्रोसिस्ट क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा शैवाल है। ठीक, तो दो ये यहाँ से हो गए। और देखते हैं भाई शैवालों का हमारे जीवन में क्या योगदान रहा, आइए देखते हैं। तो एक आता है शैवाल क्लोरेला में प्रोटीन पाई जाती है। इस क्लोरेला में प्रोटीन पाई जाती है और इसको क्या कहते हैं? आंतरिक यात्रियों का भोजन। तो आंतरिक यात्रियों का भोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि वायुयान है भाई, रॉकेट। ठीक है, उस पर पहले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी होती हैं। वहाँ पे अभी खाने के लिए बहुत सी चीज़ें रख लेंगे, तो जो ज़रूरी चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी, फिर आंतरिक यात्री ऊपर जाके क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए ये
ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो मात्रा में कम हो लेकिन हमें ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करें। तो ये क्लोरेला है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो भाई 70% कि कोई एक चीज़ है उसमें 70% प्रोटीन पाया जाएगा तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाएगा। तो क्लोरेला प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, इसमें 70% प्रोटीन पाई जाती है। और इसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन। दूसरा पॉइंट वहीं से तैयार हो जाएगा ऊपर से। कैसे? ये वायुयान का शोधन करता है। शोधन मतलब वायुयान की जो हवा है उसको स्वच्छ करता है। कैसे करता होगा भाई? वायुयान का शोधन कैसे करता होगा? अब जब आप ये सब क्लोरेला है तो ये थोड़ी मात्रा में उग जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे हल्की सी नम वाला स्थान कर देंगे हम इसके लिए, और थोड़ा सा प्रकाश इसे मिलेगा तो क्लोरेला क्या करेगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा इसमें, तो प्रकाश जैसे पाएगा तैसे अपना काम स्टार्ट कर देगा। और इसका काम क्या होगा कि ये ऑक्सीजन मुक्त करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि अभी अपना भोजन बनाएगा, तो अपने लिए भोजन बनाएगा और हमारे लिए ऑक्सीजन मुक्त करेगा। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा आएगी तो वायु अपने आप शुद्ध हो ही जाएगी, है ना, और हमारे लिए उपयुक्त भी। तो वायुयान का शोधन, दूसरा पॉइंट यहाँ से। ये लगभग आधी चीज़ें तो इसीलिए बन रही हैं क्योंकि ये इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाएगा तभी ये स्वापोषी होंगे, और स्वापोषी होंगे तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। और प्लस में जब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन भी उत्पन्न करेंगे, और हमारे लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करेंगे तो जहाँ रहेंगे वहाँ वायु का शोधन भी करेंगे, क्योंकि वायु की स्वच्छता के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लेमिनेरिया आयोडीन का अच्छा स्रोत है। लेमिनेरिया नामक जो शैवाल पाया जाता है ये आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है। और प्लस अब यहाँ से एक पॉइंट और निकलता है, लेमिनेरिया आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है। तो आयोडीन की कमी से हमें क्या हो जाता है? हम लोगों को घेंघा। तो भाई आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? घेंघा। तो जब घेंघा होगा हमें तो ये शैवाल दिया जाएगा खाने के लिए, दवाई के रूप में या औषधि के रूप में। ठीक, कौन सा? लेमिनेरिया। इसलिए आयोडीन का अच्छा स्रोत है। और प्लस घेंघा के इलाज में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? लेमिनेरिया। तो भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लेना, और जो इंपॉर्टेंट है वो जल्दी बताएंगे। कारा और नाइट्रेला ये दो शैवालों के नाम हैं। मलेरिया उन्मूलन में सहायक हैं। मलेरिया उन्मूलन कौन कौन से? कारा और नाइट्रेला। नाम दोबारा देख लेते हैं भाई। कारा और नाइट्रेला किस में सहायक है? मलेरिया उन्मूलन। उन्मूलन मतलब क्या होता है? ये मलेरिया से हमारी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करेंगे? अब भाई शैवाल हैं तो शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले बताया गया कि ये जलीय पौधे हैं तो जल में पाए जाएंगे। और मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से, ठीक है। मलेरिया मच्छर से फैलेगा, और मच्छर भी कहाँ रहता है? जो पानी रुका हुआ या ठहरा हुआ होगा वहीं पे जाके ज़्यादातर बैठते हैं ये, तो वहाँ पे इनको मार देता है। कौन? कारा और नाइट्रेला। तो उस हिसाब से जब मच्छर को मार देगा, या इसके जो इससे जो एंजाइम निकलते हैं या जो विष पदार्थ निकलते हैं वो मच्छरों के लिए हानिकारक होते हैं, तो जो तालाब में बैठेगा, और ये भी तालाब में पहले से मौजूद है, तो मच्छर मर जाएगा। जब मच्छर ही नहीं रहेगा तो वो काटेगा किसे? तो मलेरिया कैसे होगी भाई? तो मलेरिया उन्मूलन में सहायक है। कैसे सहायक है हम बता चुके हैं, ठीक है, मच्छरों को मारकर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और शैवालों के नाम अभी देखते हैं इसके बाद। तो शैवालों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक खास प्रकार का शैवाल है भाई जो लाल शैवाल कहलाता है। इसका नाम ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। क्या है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ये लाल शैवाल के नाम से जाना जाता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रीन ब्लू एल्गी होते हैं, नील हरित शैवाल। ज़्यादातर शैवाल हरे होते हैं, बस कुछ ही हैं जो भूरे होंगे और लाल होंगे। तो ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, लाल शैवाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कोराड्रस। ये कोराड्रस नामक शैवाल है जो श्रृंगार प्रसाधनों, जूते की पॉलिश और शैम्पू बनाने में काम आता है। किसमें? श्रृंगार प्रसाधन मतलब सजने संवरने वाली चीज़ें, ठीक है। जूते की पॉलिश तो आप सब जानते ही होंगे। शैम्पू वही जो बालों में लगाते हैं साबुन की जगह पे। तो पोरफायरा नामक शैवाल जो होता है जापान में खाया जाता है। सलाद के रूप में जापानी इसका बहुत उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन पाई जाती है। पोरफायरा जापान में खाया जाने वाला, ठीक है। अगार जेली तथा आइसक्रीम के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। अगार
सार्गाज्म, कृत्रिम ऊन। ऊन किन से प्राप्त होता है भाई? भेड़ों के बाल से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किससे प्राप्त होगा? सार्गाज्म से कृत्रिम ऊन बनाया जाता है। सार्गाज्म नामक एक शैवाल है जिससे कृत्रिम ऊन प्राप्त किया जाता है। ये आम तथा चाय में लाल रस्ट रोग उत्पन्न करता है। और एल्गी ब्लूम वातावरण को विषाक्त करता है। कब? जब स्थिर जल हो, ज़्यादा दिन का स्थिर जल हो और प्लस वहाँ पे गर्मी हो। गर्मी में ये वातावरण को विषाक्त करेगा। एल्गी ब्लूम, अगर एल्गी ब्लूम का नाम आता है तो आप लिखेंगे वातावरण को विषाक्त करने वाला शैवाल, ठीक है। और एक चीज़ और लिखा रहता है, इनका शरीर सुकाय होता है। ये चीज़, इनका शरीर सुकाय होता है। तो भाई सुकाय का अर्थ ये होता है ऐसे पौधे जिनको हम उनके जड़, तना तथा पत्तियों में पृथक करके नहीं रख सकते हैं, मतलब अलग अलग बांट के नहीं रख सकते हैं। ऐसी को हम क्या कहेंगे? सुकाय, सुकाय बोलते हैं, ठीक है। तो सवाल आपका ख़त्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं धीरे धीरे कवक की तरफ। उसके बाद भोज्य पदार्थों का परीक्षण पढ़ेंगे पहले, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कवक। तो अब आप कवक पढ़ेंगे, इसके पहले आप सवाल पढ़ चुके हैं। सवाल भाई याद रखना क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद उसमें जीवधारियों की उत्पत्ति में, पृथ्वी की तो उत्पत्ति हुई ही, उसके बाद जो उसमें जीवन आया यानी कि जीवधारियों की उत्पत्ति, उनमें बहुत सहायक थे। क्यों सहायक थे? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। इसकी वजह से ये इन्होंने सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाया होगा, बदले में ऑक्सीजन दी होगी। तो पहली बार जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन आई तो वो इनके कारण आई। जब ऑक्सीजन आएगी तभी भाई जीवधारियों का निवास होगा, ठीक है। तो बिना ऑक्सीजन के कोई जीवित रह नहीं सकता है, मतलब जीवधारियों में, है कि नहीं। तो ये जीवन में बहुत उपयोगी थे। कौन से? जीवन की उत्पत्ति में शैवाल। अब आगे देखते हैं। और हाँ, इनका शरीर सुकाय होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकाय पूछ लिया था, सुकाय क्या है? तो सुकाय ये ऐसे पौधे जिनका मतलब जो शरीर है वो जड़, तना, पत्ती में विभक्त या बांटा नहीं जा सकता, या विभक्त नहीं किया जा सकता, या उनको अलग अलग करके नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं भाई आकार में, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। बिगर रासुमेसन, कवक को बोलते हैं फंग्स या फंगई कहते हैं, और इनको फफूंद भी कहते हैं। याद रखना इतना, फफूंद। जैसे जब देखते हैं हम रोटी पे जो सफ़ेद सफ़ेद 2-3 दिन रखी रहती हैं रोटियां, तो उनमें जो सफ़ेद सफ़ेद या लग जाता है थोड़ा सा, फिर वो बेकार हो जाती हैं रोटियां, तो वही कहते हैं फफूंदी लग गई। तो वही फफूंद ही कवक है, ठीक है। तो इसकी खोज बिगर रासुमेसन, खोज इसकी की थी बिगर रासमुसेन। ये ऑस्ट्रेलिया के थे भूवैज्ञानिक। इन्होंने कवकों की सर्वप्रथम खोज की। ये परपोषी होते हैं। अब भाई परपोषी होते हैं मतलब कि इनमें क्लोरोफिल नामक पर्णहरिम नहीं पाया जाएगा, वर्णक नहीं पाया जाएगा। अगर वो पाया जाता शैवालों की तरह तो ये भी अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेंगे। अब जब ये स्वपोषी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, तो इनके पास क्या ऑप्शन है कि ये परपोषी होंगे। अब परपोषी 2 प्रकार के होते हैं। मृतोपजीवी या तो अपना भोजन ये मृत पदार्थों से प्राप्त करेंगे, या फिर परजीवी दूसरे जो जीवित हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो ये परपोषी होते हैं, यानी कि मृतोपजीवी और परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। इनका अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। इनका अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। जो कवकों का अध्ययन है ये माइकोलॉजी हो जाएगा। किनका अध्ययन किस में किया जाता है? तो माइकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ माइकोलॉजी को नाम दिया गया है माइकेली। दरअसल माइकेली ये थे फादर किसके? माइकोलॉजी के। इन्हीं के नाम पे माइकोलॉजी शब्द पड़ा है। और इसका अध्ययन किस कवकों का करते हैं, इसमें इनका अध्ययन। ये तंतुमय होते हैं, ये देखते हैं। तो कवकों, अगला देखते हैं। ये तंतुमय होते हैं। तंतुमय, ये इनकी एक क्वालिटी है कि ये तंतुओं के आकार के, ठीक है, ये तंतुमय होते हैं। ये इनकी पहला पॉइंट हो गया, ये तंतुमय होते हैं। दूसरा, कवकों को वायरस संक्रमित नहीं कर सकते हैं। देखिए वायरस किन किन को संक्रमित कर सकते थे? पादप वायरस। देखो वायरस कितने प्रकार के होते हैं, ये आपने वायरस में पढ़ा था। पादप वायरस, जंतु वायरस और बैक्टीरियोफेज यानी कि विषाणुभोजी वायरस, ठीक है। तो 3 टाइप के वायरस होते थे। पादप को भी पादप वायरस पादप को नुकसान पहुंचाते थे, जंतु वायरस जंतुओं को नुकसान पहुंचाते थे, और बैक्टीरियोफेज यानी जो था वो जीवाणुभोजी था, यानी कि जीवाणुओं का भक्षण कर रहा था। तो इन पौधों को भी, जंतुओं को भी, जीवाणुओं को भी वायरस हानि पहुंचा सकता है। लेकिन कवकों की एक क्वालिटी होती है कि इन्हें जो है कवकों को वायरस संक्रमित नहीं कर सकता है।
कवकों को नहीं कर सकता है, बाकी सबको करेगा। तो इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई भाई। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है इनकी है वो काइटिन की बनी होती है। आगे सवाल पढ़ा है, उसमें क्या होता था, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती थी, और यहाँ कवकों में काइटिन की बनी होती। काइटिन जो सब ये है, ये कोशिका भित्ति इनकी काइटिन की बनी होती है। और काइटिन का क्या बना होता है, काइटिन का बना होता है जो भाई हमारे छोटे छोटे कीट मकोड़े होंगे, देखे होंगे जब घर में कोई दीप जलाते हैं ना, तो उसके थोड़ी इर्द गिर्द जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, इनमें बहुत छोटे होते हैं और उनकी पीठ सख्त होती है, मतलब ऊपर का जो कंकाल है या ढांचा है छोटे कीट को जिनमें सख्त होता है, मतलब कड़ा, वो काइटिन का होता है। तो छोटे कीट पतंगों का जो ढांचा है ऊपर का, ऊपरी खोल जिनको कहते हैं या आवरण, वो काइटिन का बना होता है। अगर कहीं पूछ ले तो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति सेलुलोज, वो सेलुलोज तो उसमें सवाल में हो गया ना भाई, इसमें काइटिन की है। कवकों में काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है और काइटिन का खोल छोटे कीटों में पाया जाता है, ठीक है, ऊपरी आवरण। ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा गया है। केंद्रक सुविकसित होता है। बहु तथा एक कोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब एक कोशिकीय भी होंगे और बहुकोशिकीय भी होंगे, ठीक है। एक कोशिकीय का उदाहरण ईस्ट जो है ये एक ही कोशिकीय का उदाहरण है। अभी देखते हैं, बहुकोशिकीय तथा एक कोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। राइजोपस, राइजोपस जो एक कवक है हमारा, राइजोपस नाम का, ये रोटी पर पड़ने वाली फफूंद, जो रोटी पे भाई फफूंद पड़ जाती है, ये इसी की वजह से पड़ी होती है, यही होता है, ठीक है। राइजोपस नामक कवक से रोटी पर पड़ने वाली फफूंद है। म्यूकर, अगर आपको ऑप्शनल में आए ये क्वेश्चन कि राइजोपस भी दिया हो और म्यूकर भी दिया हो, तो आप राइजोपस को लगाएंगे। अगर राइजोपस नहीं है और क्वेश्चन में विकल्प वाले हैं, ऑप्शनल वाले हैं कि 4 विकल्प दिए गए हैं और लिखा है रोटी पर पड़ने वाली फफूंद कौन सी है, अगर राइजोपस बाई चांस नहीं है आपका, तब आपका ये हो जाएगा म्यूकर। आप लिख देंगे म्यूकर, ये दिया होगा। जहाँ तक हो सके राइजोपस होगा और आप इसी पे टिक लगाइए। अगर ये नहीं है तब म्यूकर, ठीक है, या ये दोनों हैं तो फिर दोनों, ठीक है। रोटी पर पड़ने वाली फफूंद कौन सी है, राइजोपस, ठीक। आगे देखते हैं यीस्ट खमीर। यीस्ट या इसको खमीर भी बोलते हैं। देखिए कवक जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय 2 प्रकार के होते हैं। तो जो एक कोशिकीय है उसका एग्जाम्पल जो है ये ईस्ट है। ईस्ट के अंतर्गत कई आएंगे कवक, उसी के अंतर्गत एक आता है स्कैरोमाइसीज। ये क्यों पूछा जाता है ज़्यादा, क्योंकि ब्रेड या बेकरी प्रोडक्ट बनाने में ये कवक सहायक है, ठीक है। कौन सा, स्कैरोमाइसीज, यानी कि ईस्ट या खमीर, अब बोल देंगे चल जाएगा, ईस्ट या खमीर, ठीक। क्या बनता है, बेकरी प्रोडक्ट। और दूसरा क्या बनेगा, अल्कोहल। ब्रेड, बेकरी में क्या बनेगा, ब्रेड बनेगा, केक बनेगा, और क्या बनेगा, पेस्ट्री बनेगा, कई चीज़ें बनती है ना भाई। तो वहीं से ब्रेड या बेकरी प्रोडक्ट बनाने में ये सहायक है, कौन सा, स्कैरोमाइसीज, ठीक है। इसलिए, और दूसरा क्या बनाता है, अल्कोहल भी बनाता है। अल्कोहल का निर्माण भी स्कैरोमाइसीज यानी कि यीस्ट या खमीर से होता है। तो क्या क्या होता है, ब्रेड, पेस्ट्री, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बेकरी प्रोडक्ट जितने भी हैं अधिकतर इनमें इसका यूज होता है। दूसरा है अल्कोहल। तो ब्रेड, चूंकि ब्रेड बनता है इससे, इसलिए, और बेकरी में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे ब्रेकर्स ईस्ट कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ब्रेकर्स ईस्ट। क्यों, क्योंकि बेकरी में इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन्हें ब्रेकर्स ईस्ट यानी कि बेकरों का ईस्ट भी कहा जाता है। दूसरा है ब्रीवर्स ईस्ट। ब्रीवर्स ईस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्कोहल जो है, अल्कोहल का निर्माण भी करते हैं। ब्रीवर से, ये शब्द बियर से लिया गया है, ठीक है, बियर शब्द से ये लिया गया है ब्रीवर्स, ठीक है। तो जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि शराब की इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनको आप ब्रीवर्स बोलते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं भाई, ब्रीवर्स। जो अल्कोहल की इंडस्ट्रीज होती है उसको हम ब्रीवर्स बोलते हैं, इसलिए इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें अल्कोहल का निर्माण भी होता है। अब आगे देखते हैं कुछ आगे देखते हैं स्पर्जिलस नाइगर। स्पर्जिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग किस में करते हैं, सिरका बनाने में, ऐसे कई जो औद्योगिक क्षेत्रों में करते हैं, ठीक है। किसका, स्पर्जिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड इससे प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं ड्रग LSD। ड्रग, एक ड्रग मतलब बोले तो मादक पदार्थ। मादक पदार्थ क्या होते हैं, वो चीज़ें जो हमें नशा पहुंचाते हैं, ठीक है। उसी में एक आता है आपका LSD। अगर उड़ता पंजाब जैसी मूवियाँ देखे होंगे तो नाम सुने होंगे,
ठीक है। तो LSD क्लेविसप्स पुरपुरिया ये कवक का नाम है, इससे हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? LSD क्लेविसप्स पुरपुरिया। आगे देखते हैं पेंसिलियम नोटेटम, कवक का नाम पेंसिलियम नोटेटम, कवक या फफूंद, ठीक है। कवक या फफूंद का नाम क्या है यहाँ पे? पेंसिलियम नोटेटम, और इससे प्राप्त होता है हमें पेंसिलिन। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन एक क्या है? एंटीबायोटिक है। लेकिन ये यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये दुनिया की बनाई गई पहली एंटीबॉडी है, ठीक है। पहली एंटीबायोटिक जो थी हमारी वो कौन सी है? पेंसिलिन। दुनिया में अब तक तो बहुत से मतलब एंटीबायोटिक बन चुकी होंगी, लेकिन जो पहली थी वो कौन सी थी? पेंसिलिन। और ये बनी किससे थी? फफूंद से, यानी इन्हीं कवकों से। कौन से कवक या फफूंद से? तो पेंसिलियम नोटेटम, ठीक है। इसका आविष्कार मतलब या खोज किसने की एक्चुअली? तो इसमें आ जाएगा क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। आगे देखते हैं पेंसिलियम नोटेटम, पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेंसिलियम नोटेटम नाम है किसका? कवक या फफूंद का। हानियाँ पढ़ेंगे इससे क्या क्या है। तो ये देखिए इसमें स्वपोषी नहीं होते, देखिए इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, तो ये क्या होंगे? परपोषी प्रकार के होंगे। अब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा भाई, तो ये अपना भोजन स्वयं तो बना नहीं पाएंगे सवालों की तरह, तो ये क्या हो जाएंगे? परपोषी। और परपोषी हो जाएंगे तो ये दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे, तो या तो पादप पे रहेंगे और या मनुष्यों पे रहेंगे, ठीक है। क्या सड़ी? तो ये कौन किस पे हैं? परजीवी हैं और मृतोपजीवी हैं। परपोषी मतलब दो प्रकार के हैं, परजीवी और मृतोपजीवी। तो ये परजीवी जब मनुष्यों पे आते हैं तो कौन कौन से मतलब दूसरे पे जीवन यापन करते हैं, तो मनुष्यों पे जब करेंगे तो कौन कौन से रोग उत्पन्न करेंगे? एथलीट फुट, ये नाम सुने होंगे, या हाथी पाँव भी इसे कहते हैं। किससे फैलता है ये? ट्राइकोफोटान। ट्राइकोफोटान एक है कवक, इसका नाम है ट्राइकोफोटान। इसलिए क्या होता है? मानव में एथलीट फुट नामक बीमारी हो जाती है। और क्या क्या होता है नुकसान? तो डैंड्रफ हो जाते हैं, जिस डैंड्रफ है रूसी, ठीक है। अब ज़्यादा रूसी हो जाएंगी तो वहाँ पे एक प्रकार का गंजापन आ जाएगा, धीरे धीरे वहाँ के बाल रुकेंगे ही नहीं आपके सर में, ठीक है। और क्या होगा? दांत खाद, खुजली, दमा, अस्थमा, ये सब सारे रोग किससे होंगे? आपके कवकों से या फफूंद से, ठीक है, या फंगाई से। अब इतने हो गए मानव में। अब जब ये पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये परपोषी होते हैं भाई, तब जब पौधों पे जाएंगे तो क्या होगा? ग्रीन ईयर यानी कि हरित बाली रोग उत्पन्न करेंगे। रेड रोट ऑफ रेड रोट ऑफ शुगर केन, गन्ने में ये रोग उत्पन्न होता है। किससे होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम लिखा हुआ है कवक का नाम। गन्ने में ये रोग उत्पन्न करते हैं, जो लाल धारियाँ गन्ने में पड़ जाती हैं भाई, अगर कभी देखा हो रेड कलर की धारियाँ होती है गन्ने पे, तो एक प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा। क्या? रेड रोट ऑफ शुगर कैन। आगे ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का अंगमारी या पछेती रोग, आलू का अंगमारी या पछेती रोग। कवक का नाम फाइटोपिथोरा इन्फेस्टेंस, क्या है? फाइटोपिथोरा इन्फेस्टेंस। तो ये इतने हो गए हैं कवक, ठीक है। और एक प्रकार और बचा है आपका, एक प्रकार जो है वो छत्रक प्रकार की प्रजाति कवक पढ़ रहे हैं, यानी कि फफूंद। और ये कवक आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा भाई, छत्रक प्रजातियाँ यानी कि अम्ब्रेला स्पीसीज। छत्रक यानी छतरी नुमा या अम्ब्रेला की तरह जो छाता होता है भाई, उसकी तरह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किस में रखा गया है? छत्रक प्रजाति के कवक जो होते हैं उनमें आपका आता है मशरूम। इसी को कहीं कहीं खुम्बी बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं कुकुरमुत्ता। और इनका साइंटिफिक नेम जो है मशरूम को कहते हैं एगेरिकस, ठीक है। तो एगेरिकस का अर्थ ही होता है टॉक्सिस, एगेरिकस का अर्थ ही होता है टॉक्सिस। टॉक्सिस का अर्थ पता है क्या होता है? जहरीला, यानी कि जहरीली आप कह सकते हैं। जो कवक की जहरीली प्रजाति है वो है कुकुरमुत्ता। ये हम खाते नहीं हैं और ये हम खाते हैं, ठीक है, मशरूम। लेकिन देखो कह सबको एक ही रहे, एक मशरूम को ही कहीं कहीं खुम्बी कह देते हैं, कोई कहीं कहीं कुकुरमुत्ता कहते हैं। लेकिन भाई थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है। क्या है कि मशरूम जो है उसे उगाने में बहुत मेहनत लगती है। फार्म बनाए जाते हैं पहले छप्पर ऊपर रखकर किसी तरीके से, फिर भूसा आप लोग जानते हैं, जो गेहूं का होता है पौधा, फिर उसको काटते हैं तो भूसा बनता है, उसको सड़ाया जाता है किसी तरह से, फिर उसके पटरियाँ बिछा के मशरूम की खेती टाइप में की जाती है, हाँ। और ये बहुत मेहनत से उगाया जाता है। जानते हैं कि मशरूम जो मतलब जिसने भी लगाया होगा
वो एक दो ही लोग अंदर जाएंगे उसके फार्म के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हम खरीदने गए तो हम भी जा रहे हैं, कोई अदर आया वो भी जा रहा है, तो मशरूम उगेगा ही नहीं। मशरूम में जो एक वो होती है कि प्रत्येक इंसान की हवा या एक खुशबू भी अलग होती है, हर चीज़ अलग होती है। तब जब वो जाएगा ना, अगर लोग बदल बदल के मशरूम के फार्म हाउस में जाते रहेंगे जहाँ पे मशरूम उगा है, कौन सा, खाने वाला, तो क्या होगा, वो उगेगा ही नहीं, सूख जाएगा भाई। ठीक है, मशरूम इतना मतलब ऐसा होता है। और ये कुकुरमुत्ता, इसको मतलब देखो कितनी मेहनत लग रही, उग गया, ठीक है, पहले भूसा को सड़ाया उड़ाया, उसके बाद मतलब छप्पर उप्पर छाके किसी तरह फार्म बना के अंदर लगाया, कई कई रो में, मतलब पट्टियों टाइप जैसे अलमारी होती है, एक ऊपर नीचे नीचे ऐसे कई उसमें रहती है, तह में लगाया जाता है। और इतनी मेहनत के बाद अगर वो लग भी जाए, है कि नहीं, तो उसमें अगर कई इंसान जा रहे हैं यानी कि रोज़ बदल बदल के, तो वो सूख जाएगा, बताओ। तो ये है मशरूम हमारा। और कुकुरमुत्ता, ये भाई साहब ये कहीं भी उग जाते हैं, गोबर पड़ा है वहाँ पे कचरे के ढेर में, तो ये जो होती है एक्चुअली यही होती है जहरीली प्रजाति। और इसे कुकुरमुत्ता, ये जानते हो, इसको कहते हैं सांप की छतरी। सांप की छतरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि सांप में भी जहर होता है, तो वहाँ से लिया गया है, टॉक्सिस है, जहरीली, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सांप की छतरी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, एगेरिकर। तो जब छत्रक प्रकार की प्रजातियाँ पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मशरूम। छत्रक प्रकार की प्रजातियाँ मशरूम, खुम्बी या कुकुरमुत्ता। ठीक है भाई, आगे आप पढ़ेंगे इसमें। अब बचा है आपका शैवाल, कवक और आगे जीवाणु विषाणु सब हो गया है, वर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहा है। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, ये आपका लास्ट होगा। ठीक है, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण। तो इसमें बाकी है, देखो सूक्ष्म जीवों का संसार चल रहा है, जीवाणु विषाणु शैवाल कवक सब हो गए। अब पढ़ते हैं हम भोज्य पदार्थों का परिरक्षण या संरक्षण। तो भाई अभी पढ़ें, जीवाणु विषाणु कवक शैवाल ये सब कुछ चीज़ों में हमें रोग उत्पन्न करते हैं, वैसे ही ये पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। खाने पीने वाली चीज़ों जैसे कवक अभी पढ़े ना, फफूंद रोटी पे बन जाती है, तो वही भोज्य पदार्थ जो चीज़ें हम खाते पीते हैं उनका इन चीज़ों से बचाव कैसे करना है उसके बारे में हम जानते हैं। तो भाई भोज्य पदार्थों का परिरक्षण या संरक्षण, इसका इंट्रोडक्शन तो पहले ये देख लेते हैं। भोज्य पदार्थों से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती, लेकिन यही भोज्य पदार्थ अगर सड़े गले होंगे या फिर इनमें जीवाणु विषाणु होंगे तो एनर्जी की जगह हमें क्या देंगे, रोग उत्पन्न हो जाएगा हमें, और रोग उत्पन्न होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इनको कैसे परिरक्षित रखें हम लंबे समय के लिए या थोड़े दिनों के लिए, तो इनकी दो विधियां हैं। एक अस्थायी परिरक्षण, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम तक हम इन्हें परिरक्षित करके या संरक्षित करके रख सकते हैं, जिससे आने वाली टाइम में हमें ये उपयोगी सिद्ध होंगे। कैसे उपयोगी सिद्ध होंगे? देखिए, जो मौसमी फल होते हैं, जो टाइम चलता है, टाइम पीरियड चलता रहता है, उसमें अगर हम वो फल खरीदेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा। लेकिन अब उनका मौसम नहीं है तो उनकी मात्रा भी कम होगी, तो वो भाई महंगे तो देंगे ही दुकानदार, लेकिन कम नहीं देंगे जब उनकी मात्रा वही बैलेंस बराबर रहे। और ऐसा कब हो सकता है? जब हम उनको टाइम पर संरक्षित करके रख लें। तो उसके लिए शीतगृह बनाए गए हैं भाई, उनमें भी हम रखते हैं, और कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, रसायन का प्रयोग करके, या उन्हें जैसे कुछ मेवे हैं, मान लीजिए कि आपका हो गया अंगूर, इसको संरक्षित करके हम रख लेंगे। कि कैसे कैसे रख सकते हैं? किशमिश बना लेंगे, इसको सुखा कर, एक विधि होती है सुखा कर रखना है, तो किशमिश के रूप में हम संरक्षित कर सकते हैं। या फिर इसको और लंबे समय तक हम संरक्षित कर सकते हैं रसायनों द्वारा। अब रसायनों द्वारा किण्वन करा के, मतलब कुछ चीज़ें मिला के इन्हें रख के, जैसे कि अंगूर से किस और क्या बनता है, इससे बियर का निर्माण हो जाएगा। देखिए जौ, जैसे जौ है, जौ संरक्षित करके हम रखेंगे। जौ क्या है? देखिए जौ एक अनाज है, जैसे धान, गेहूँ ये सब चीज़ें होती हैं, वैसे ही एक प्रकार का अनाज होता है जौ। और जौ की एक विशेषता ये है कि आदिमानवों ने सबसे पहले इसे भोजन के रूप में उगाया था या रखा था या इसका इस्तेमाल किया था। जैसे धान, गेहूँ हम सभी लोग खाते हैं, लेकिन उस टाइम पे सबसे पहले अगर किसी चीज़ का अनाज में किसी चीज़ को उगाया गया तो वो थी भाई हमारी जौ। ठीक है, तो जौ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। तो अभी हम जौ से क्या करते हैं? अभी खाने पीने में तो यूज कम ही करते हैं जौ को, कहीं कहीं पे भी अब भी करते हैं, लेकिन जौ से बनाई जाती है। जौ को सुखा के रख लिया जाता है, फिर इसमें कुछ रसायनों को मिलाकर, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, फिर इससे बनाते हैं बियर को इसी से बनाते हैं लगभग। ठीक है,
तो उसको देखो कितने टाइम तक संरक्षित रख सकते हैं, बहुत टाइम तक, है ना, कभी भी यूज करते हैं। अंगूर हो गया, इससे किशमिश और इसकी बनाते हैं, उसके बाद बनाएंगे अगर इसको इंडस्ट्री ले जाएंगे, किसकी, ब्रीवर्स इंडस्ट्री, बताए थे ना कल, अरे अभी थोड़ी देर पीछे ही, एल्कोहल इंडस्ट्री को ब्रीवर्स इंडस्ट्री बोलते हैं और इसके अंतर्गत समस्त शराब फैक्ट्रियाँ आती हैं। तो इसको अंगूर को क्या करेंगे, संरक्षित करके रखेंगे, तो या तो किशमिश के रूप में भाई, सूखे फल के रूप में, या तो ऐसे ही कुछ दिनों के लिए रखेंगे कि डायरेक्ट हमें अंगूर मिलता रहे बिना मौसम के भी, या फिर हम इसकी वाइन बना लेते हैं, वाइन, तो उसको हम बहुत दिनों तक पीते रहते हैं, मतलब जो पीते हैं उनके लिए। तो इसी तरह से अचार हो गया, आम को संरक्षित करके अचार बनाएंगे, उसका जूस बनाएंगे, और मार्केट में मिलती रहती हैं कुछ चीज़ें, पेय पदार्थ, जिससे कोल्ड ड्रिंक कुछ होते हैं, फ्रूटी, ये यही सब है ना। तो इसको क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण या संरक्षण। तो इसमें जाहिर सी बात है, परिरक्षण का अर्थ ही होता है रक्षा करना या बचाव करना। तो भोज्य पदार्थों को हम कैसे परिरक्षित करें, कैसे संरक्षित करें, जिससे हम आने वाले टाइम में भी इसका उपयोग भली भांति अभी की तरह कर सकें, जैसे अभी कर रहे हैं। और इनको संरक्षित करने के बाद इसका एक और वो रीज़न है कि इसको जब हम संरक्षित करेंगे तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इनका जो टेस्ट है वो भी बदले ना। कुछ फल होते हैं जो समय के साथ इनका मतलब रंग भी बदल जाता है, जैसे कि सेब को काटेंगे तो कुछ टाइम के बाद उसमें भूरापन आ जाता है, ठीक है। तो वो किसी न किसी चीज़ की मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है कि वो क्रिया कर लेते हैं उनके साथ, या फफूंद या जीवाणु विषाणु, है ना, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो परिवर्तित कर देता है, तो उसमें भूरापन आ जाता है। तो कैसे हो कि मतलब सेब कई दिनों तक रखा रहे, काटने के बाद भी वैसे ही रहे, तो उसके लिए भी हम इसी खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों का संरक्षण में इसके लिए सब पढ़ेंगे कि हमें जो चीज़ें आज उपलब्ध हैं उनका ना जैसा टेस्ट है वही टेस्ट हमें आगे भी मिलता रहे। जैसे अभी कोई फल रखेंगे, अभी खाएंगे तो उसका टेस्ट दूसरा होगा, अगर उसको बिना परिरक्षित करे खाएंगे कुछ दिन बाद तो हो सकता है थोड़ा सूखापन आ जाए उनमें, या फिर उनका थोड़ा सा टेस्ट में बदलाव आ जाए। लेकिन ये सब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब हम भोज्य पदार्थों को परिरक्षित करेंगे। और इनकी दो विधियां हैं, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी में 2-3 दिन के लिए हम संरक्षित कर सकते हैं, जैसे हम घरों में करते ही हैं अक्सर, फ्रिज में रख के ना, तो ठंडे क्षेत्र में रख के भी इनका बचाव किया जाता है। तो फ्रिज में रख के 2-3 दिन तक मतलब कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब नहीं होंगी, उनके लिए ये अस्थायी हो गया, मतलब कुछ ही दिनों के लिए। और अस्थायी इनका हम मतलब बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं कि ज़्यादा दिनों तक संरक्षित रख सकें, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं, अब समझ तो गए होंगे क्या है ये भोज्य पदार्थों का परिरक्षण या संरक्षण। तो आइए देखते हैं, इंट्रोडक्शन आपका हो गया कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। फल संरक्षण, फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाने या उनकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए फल परिरक्षण किया जाता है। तो फल परीक्षण किया जाता है लंबे समय तक गुणवत्ता बनाए रखने। अभी बताया ना कि उनका टेस्ट भी बरकरार रहे और उनका आकार रंग में परिवर्तन कुछ ना हो, ठीक है, जैसा अभी है वैसा बाद में भी हमें वैसा के वैसा मिलता रहे, और उनकी जो क्वांटिटी है वो बनी रहे बैलेंस में। तो क्या होगा कि हमें मतलब कम प्राइस पे मिलेंगे, कम दामों में, मतलब एक बनी रहेगी। नहीं तो अभी जिसकी मात्रा भाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वो महंगा ही मिलेगा हमें। लेकिन जब वो बैलेंस उनका बना रहेगा, मतलब जितने आज है उतने कल भी हमें उपलब्ध हो रहे हैं, तो उनके दाम में भी मतलब बैलेंसिंग बनी रहेगी। तो पढ़ते हैं फल परीक्षण। फलों और सब्जियों, मतलब दोनों चीज़ें हैं, फल को भी और सब्जियों की। इन ये जब फल और सब्जी जल्दी क्यों ख़राब हो जाते हैं, इनमें दरअसल में जल की मात्रा अधिक होती है। और बताया था ना अभी थोड़ा पीछे ही जाएंगे तो याद आएगा आपको, जीवाणु विषाणु और ये सब कवक, ये सब नमी वाले स्थानों पे, या जैसे फल तोड़ते हैं तो टूटा एक गिरा तो उसमें फल गिरेगा तो चोट आएगी, तो उसका जो रस होता है या उसका जल होता है थोड़ा बाहर निकलेगा। अगर उनमें नमी आएगी तो उस पर लगेंगे ही जीवाणु विषाणु, उस पर अटैक करेंगे ही, फफूंद खासकर, है ना। तो वही चीज़ है, फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए या उनकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए फल परिरक्षण किया जाता है। परिरक्षित खाद्य पदार्थ, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके ना जल्दी से कि कौन कौन से हैं। जैसे कि आम हो गया आपका, आम का क्या बनाएंगे परिरक्षित करके या संरक्षित करके, शरबत बना लेते हैं हम, अचार बना लेते हैं, भाई सभी के घर में देखा होगा, कुछ लोग खरीदते हैं भाई, कुछ लोग बनाते हैं। तो इनमें क्या क्या है, सरसों का तेल है, ये भी हमारे जीवाणु विषाणु से संरक्षित करता है। और आगे आप पढ़ेंगे कि नमक,
नमक से मतलब कैसे परिरक्षित करते हैं, तो उसका भी यूज हम अचार में करते हैं। तो इसीलिए अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, किससे, कवकों या फफूंदों से। और उसके बाद मुरब्बा आदि बनाकर, ठीक है। मुरब्बा में क्या है, अभी आप जैसे नमक पढ़ेंगे वैसे चीनी का भी पढ़ेंगे कि चीनी को कुछ मात्रा मिला के हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो भाई चाशनी मिलाई जाती है मुरब्बा में, किसी का मुरब्बा बनाया जाएगा, है ना, तो वही चीज़ है मुरब्बा आदि। पपीता अचार बना के, कैंडी और नेक्टर आदि। सेब, शराब, सिरका आदि। लीची से जूस बनेगा, मतलब बाद में भी हमें लीची, जब लीची का मौसम नहीं होगा उसके बाद भी हमें लीची मिलती रहेगी, ठीक है। सिरप आदि। पांचवा है आपका अनार से जूस मिलेगा, शरबत मिलेगा और जैम मिलेगा, ठीक है। अस्थाई परीक्षण, फल परीक्षण के प्रकार अभी बताया ना। अस्थाई परीक्षण दो प्रकार, मतलब परीक्षण हमारे दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई क्या होगा कि लंबे समय तक हम नहीं संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक हम उन्हें संरक्षित कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के होंगे। पहला पढ़ेंगे हम अस्थाई परीक्षण, कैसे मतलब हम ज़्यादा टाइम तक उन्हें संरक्षित कर सकते हैं या बचा के रख सकते हैं, ठीक है। देखते रहते हैं धीरे धीरे। तो अस्थाई परीक्षण पहला आपका हो जाएगा, देखो फल परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं या कोई भी परीक्षण आप कितने प्रकार के लिखेंगे, तो लिखेंगे कि दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई, ठीक है। तो अस्थाई परीक्षण, पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ए, पहली विधि है आपका नमक विधि द्वारा। 10 से 15% नमक का घोल खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले जीवाणु के लिए विष का काम करता है। तो 10 से 15%, एकदम से पूरा नमक भी नहीं मिला देंगे भाई, उसका टेस्ट एकदम से परिवर्तित हो जाए, हमें भी ना पसंद आए। तो एक मतलब जो होती है मात्रा, एक निश्चित मात्रा में भी हम चीनी मिलाएंगे, आगे पढ़ेंगे, निश्चित मात्रा ही होगी जिसमें हम नमक मिलाएंगे, ठीक है। तो 10 से 15%, मतलब एक घोल है तो उसका 10 से 15% हम उसमें नमक मिलाएंगे। नमक का घोल खाद्य पदार्थों खराब करने वाले, जो उसमें जीवाणु जो खराब करेंगे, जो खराब कर सकते हैं, उनके लिए विष का काम करता है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे रासायनों द्वारा कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो भाई रसायन जो होंगे वो कुछ रसायन होंगे जो हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उनकी कम मात्रा, मतलब एक इतनी मात्रा हम डालेंगे कि हमें नुकसान ना करे, लेकिन उतनी मात्रा पे वो जीवाणु या विषाणुओं के लिए विष का काम करे या उनको नुकसान करे, ठीक है। तो उसकी एक निश्चित मात्रा, तो रासायनों द्वारा भी होता है, सूखा कर भी होता है, ठीक है, नमी से दूर रख कर भी होता है। मतलब जो नमी होती है, नमी में क्या होता है, आपके कवक, फफूंद ये सब लग जाते हैं जल्दी, तो नमी से दूर रख के हम इनका परीक्षण करते हैं। देखिए कितने प्रकार हो गए, लगभग चीनी के घोल द्वारा, ठीक है, नमक के घोल द्वारा हो गया, चीनी द्वारा परीक्षण, नमक द्वारा परीक्षण, ठीक है। उसके बाद हम अभी क्या बताएं आपको, आगे देखते रहते हैं, याद आता चले जाएगा उसमें, नहीं तो भी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आपका नमक विधि से हो गया, अब आगे देखते हैं चीनी विधि। 66% चीनी मिलाकर, 66% जब चीनी मिला देंगे तब उसको जो इस सांद्रता वाला घोल बनेगा ना, उस पर जीवाणु तथा एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। जब 66 कोई पदार्थ बने, कोई घोल है, उसमें जब 66% चीनी मिलाएंगे ना, तो चीनी की इस सांद्रता पर जीवाणु तथा एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। और इसके बाद क्या बनाएंगे, इससे जैम, जेली, मुरब्बा का परीक्षण इसी में बनाते हैं, ठीक है, चीनी विधि द्वारा। आगे देखते हैं रासायनों द्वारा बताया ना कि एक निश्चित मात्रा में अगर मिलाएंगे, नहीं तो वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं भाई, ठीक है। तो इतना ही मिलाएंगे जितना कि जीवाणुओं के लिए ज़रूरी हो, उन्हें नुकसान पहुंचाएं। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये नाम है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट तथा सोडियम बेंजोएट। फिर से एक बार देख लेते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट लिखा हुआ है तथा लिखा है सोडियम बेंजोएट। ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है, किसमें, रासायन विधि द्वारा परीक्षण जब किया जाता है भोजन का, तब पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट तथा सोडियम बेंजोएट जैसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये रसायन एक निर्धारित सीमा तक मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, वही बात जो आपको पहले बता चुके हैं हम, ठीक है। एक निर्धारित मात्रा तक मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते, जीवाणुओं के लिए विष का काम कर जाते हैं। एक निर्धारित मात्रा है भाई, तो हम लोगों के लिए नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जीवाणुओं के लिए ये विष का काम करेंगे, क्योंकि जीवाणु हमसे बहुत छोटे हैं ना, तो उनके लिए कम मात्रा, छोटी मात्रा ही काफ़ी होगी, लेकिन हमारे लोगों के लिए नहीं, ठीक है। आगे डी, सुखाकर,
नमी की अनुपस्थिति में जीवाणु अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। जीवाणु विषाणु में ये आप पढ़े हुए हैं कि जहाँ नमी होती है वहाँ जीवाणु पनपते हैं, जैसे और कवक भी वहीं पे आते हैं। कई कवक जहाँ पे थोड़ी सी नमी पाते हैं वहाँ अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाओं में वृद्धि करते हैं। वहीं पे जनन करेंगे तो प्रजनन हुआ, उसके बाद इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो जब पहले से हम सुखा लेंगे उसे तो नमी वहाँ हो जाएगी ख़त्म, तब ये नहीं कर पाएंगे, क्या अपनी द्विगुणन नहीं कर पाएंगे, अनुपस्थित में जीवाणु अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक, ऊष्माविद द्वारा इसके लिए 65 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा पर खाद्य पदार्थों को गर्म करके रखा जाता है। अगर हम 65 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा पर खाद्य पदार्थों को गर्म करके रख देंगे तो वो अस्थायी रूप से परिरक्षित हो जाएंगे, जो हमें बहुत लाभ पहुंचाएंगे। किस में? भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में। आगे देखते हैं अस्थायी। यह अस्थायी रूप से पढ़ चुके हैं, अब अस्थायी भोज्य पदार्थों का परिरक्षण जो है 2 प्रकार से करते हैं, अस्थायी और अस्थायी, जिसमें आप अस्थायी पढ़ चुके हैं। अब आपकी बारी है अस्थायी। अस्थायी परीक्षण कम समय के लिए प्रशिक्षित करना या परिरक्षित करना या संरक्षण करना भोज्य पदार्थों का। ठीक है, इसमें कम समय के लिए भोज्य पदार्थों को परिरक्षित करते हैं। कैसे? तो पहला है आपका ठंडे स्थान पर रखकर। घरों में हम लोग फ्रिज में रखते हैं ना खाना, कि 2-3 दिन तक या 1-2 दिन तक उसमें रखा जा सकता है सुरक्षित। कहाँ पे? ठंडे स्थान पर रखकर, नमी से दूर रखकर, जहाँ पे ज़्यादा नमी हो वहाँ से दूर रख के कुछ टाइम तक हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि नमी में ज़्यादा जीवाणु पनपते हैं भाई, और कवक जल्दी फफूंद जिसे बोलते हैं ना, जिसे रोटी रख देंगे तो सुबह तक उस पर कुछ या दो दिन बाद उस पर कुछ सफ़ेद पाउडर नुमा जम जाता है। ठीक है, तो नमी से दूर रख के, वायु से दूर रख के, तीसरा आपका, और चौथा जीवाणु। तीसरा आपका है भाई वायु से दूर रखकर। ठीक है, अब वायु से दूर रखेंगे कैसे? वायु से देखिए, वायु के द्वारा भी जीवाणु का गमन होता है, या विषाणुओं का खास कर से। क्यों? क्योंकि विषाणु जो होते हैं वो बताया था आपको कि जीवित कोशिका में ही क्रिया करते हैं। ठीक है, तो जब तक कि वो जीवित कोशिका पे किसी पहुंचेंगे नहीं तब तक क्रिया कर नहीं पाएंगे। तो कैसे पहुंचेंगे? उनका माध्यम या तो कीटों के द्वारा पहुंचेंगे या तो वायु द्वारा, मतलब किसी न किसी का सहारा लेकर। तो ऐसे वायु से दूर रखकर भी हम संरक्षित करते हैं, जीवाणु मुक्त करके। ठीक है, जीवाणु मुक्त कैसे करते हैं? किसी चीज़ को उबाल कर। ठीक है, ऐसे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रशीतन या शीत भंडार। ये प्रशीतन या शीत भंडार, इसको अलग पढ़ा रहे हैं। ये अस्थायी रूप में ही आएगा, इसको अलग इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये व्यावसायिक, मतलब व्यवसायों के उपयोग के लिए ज़्यादा किया जाता है। तो भाई प्रशीतन या शीत भंडार ये क्या है? कोल्ड स्टोरेज, नाम बहुत सुने होंगे। कोल्ड स्टोरेज में चीज़ें जमा की जाती हैं, जैसे कि आपका आलू की फसल हो गई तो आप आलू जाके उसमें रख देंगे, तो जब भी आपको ज़रूरत होगी आप वहाँ से निकाल लेंगे और वो उसी तरह मिलेगा भाई, सड़ेगा गलेगा नहीं। यहाँ रखेंगे तो इसमें क्या होगा? जीवाणु विषाणु या किसी अन्य कवक या फफूंद द्वारा उसमें दिक्कतें आ जाएंगी और वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन शीत भंडारण में जब रखेंगे तो वहाँ पे आपका ये कोल्ड स्टोरेज में आप जाके रख देंगे तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आलू आपका साल भर मिलेगा, चाहे सीज़न चल रहा हो या फिर ना चल रहा हो। दूसरा, जब हम लोग खेती करने का टाइम आता है तब उसके लिए भी आलू का ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी हमें सस्ते में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले से संरक्षित करके रखा है। ये आपको पहले बता चुके हैं कि कैसे करते हैं भोज्य पदार्थों का परीक्षण। तो प्रशीतन या शीत भंडारण ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज कवक, शैवाल और आपका ये भोज्य पदार्थों का परीक्षण खत्म हो गया। ये सब किसमें थे? आगे आपने पढ़ा था जीवाणु और विषाणु। तो ये सारे आते किसमें हैं? सूक्ष्म जीवों के संसार में। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इनके लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ये सब आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज आपकी ये शैवाल, कवक और ये पढ़ाया गया क्या? भोज्य पदार्थों का परीक्षण। तो ज़्यादा क्लास थोड़ी शायद लंबी हो गई होगी क्योंकि 3 चीज़ें एक वीडियो में ख़त्म की गई हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट थी और 2-3 दिन क्लास लगी भी नहीं, इसलिए पढ़ाना पड़ा एक ही वीडियो में। और मतलब एग्ज़ाम भी नज़दीक ही आ रहे हैं आपके जल्दी। तो ठीक है, आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।